नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। दोस्तों आज हम मुगल काल से संबंधित जो एमसीक्यूज है उसको करने वाले हैं। मुगल काल के बारे में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस सेशन पे करेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, ज्यादा टाइम नहीं ले लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, ठीक। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए भाई पढ़ लेते हैं क्या है, ठीक। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पहला स्टेटमेंट, ठीक है, 21 अप्रैल को हुआ, ठीक। कब? 1526 को, और ये स्टेटमेंट सही है, क्लियर है। चलिए दूसरा है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा, ठीक है, नीति का प्रयोग किया। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर तुलुगमा, ठीक, या तुलुगमा युद्ध नीति का इसने प्रयोग किया था, साथ ही साथ तोप का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए अगला है, इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने खूब धन अमीरों एवं सगे संबंधियों को बांटे और जनता में भी बांटे थे ताकि कोई विद्रोह न करे, ठीक है। इसको भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में इसको कलंदर की उपाधि दी गई थी, ये भी पढ़ चुके हैं। यानी कि ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्लियर है। अर्थात यहाँ पर दिए गए पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। अर्थात आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा, ठीक, 1, 2 और 3, ये तीनों को तीनों स्टेटमेंट सत्य है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला है, निम्नलिखित में शेर शाह के राजत्व सुधार के लिए क्या सही है? शेर शाह, ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण शासक है शेर शाह। अभी मेंस का पेपर हुआ है, ठीक, हिस्ट्री में शेर शाह के भू राजस्व नीति के बारे में पूछा गया है मेंस में, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है लगभग वही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला, जमीन की नाप के आधार पर भू राजस्व का आकलन, बिल्कुल सही है, ठीक, ये किया गया था। उपज के आधार पर जमीन का अच्छा, बुरा और मध्यम में वर्गीकरण, ये भी किया गया था। तीनों की औसत उपज, अर्थात 3 वर्ष की औसत उपज, ठीक, का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। किसानों को पट्टा देकर उससे कबूलियत ली जाती थी, ये भी सही है। अर्थात आपका 1, 2, 3 और 4 सही है। और आपको ये बता दूं कि जो शेर शाह सूरी ने जो भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था, जिस प्रकार से उसने, ठीक, चीज़ों को अप्लाई किया, अकबर ने, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को बेस पे रखा, ध्यान रखिएगा। मूल आधार उनका भी वही था, ठीक है, और उसमें कुछ सुधार करके इन सारी चीज़ों को, ठीक, और अच्छे से मॉडिफाई किया। किसने? अकबर ने। अकबर के समय में भू राजस्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके दरबार में थे, टोडरमल, उनके 9 रत्न में से एक थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अकबर के प्रशासन में और खासकर उनके आर्थिक नीति या आपके भू राजस्व में शेर शाह सूरी के इन सभी चीज़ों का एक मतलब इम्पैक्ट था, समझिए, प्रभाव था। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ना। अब देख लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। किसके किसके बीच हुआ? ठीक, बाबर और इब्राहिम लोदी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। खानवा का युद्ध 1527, बाबर व राणा सांगा, ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1528, ठीक, बाबर व मेदिनी राय, ठीक। और घाघरा का युद्ध बाबर व अफगान सेना। तो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। पहला युद्ध के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि पहला युद्ध में बाबर के साथ कौन कौन थे? राणा सांगा थे, ठीक है, और इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे वो लोग थे जो इनको बुला के लाए थे, ठीक है, बाबर को। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बेस ये था कि खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा के अगेंस्ट लड़ा गया था। क्यों? क्योंकि बाबर का सपोर्ट पहले युद्ध में राणा सांगा ने नहीं किया, अपनी सेना नहीं भेजा, ध्यान रखिएगा। तय ये हुआ था कि बाबर को सहयोग देगा राणा सांगा, और जब युद्ध का समय आया तो उन्होंने किसी तरीके से बहानाबाजी करके, ठीक, आने से मना कर दिया। तो ठीक इसी का बदला लेने के लिए बाबर ने राणा सांगा पे आक्रमण किया। और इस युद्ध में ध्यान रखिएगा, ठीक, मतलब अच्छी पोजीशन में थी राणा सांगा, परंतु बाबर ने यहाँ पर, ठीक है, आपका समझिए क्या कहना चाहिए, गेम खेला, ठीक। और गेम ये था कि उसने इस युद्ध को जिहाद के नारे में परिवर्तित कर दिया, ठीक, जिहाद समझिए, ठीक, अर्थात इसको धार्मिक युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। और अगले बार ध्यान रखिएगा, अगले दिन से उनकी सेना जबरदस्त तरीके से लड़ी और ये युद्ध जीत गया। कौन? बाबर, ठीक है। तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, सिंपली इसको जीता। और चौथा युद्ध है, ये कंटिन्यू युद्ध है, ध्यान रखिएगा, 26, 27, 28, 29
पानी खाना चांदी का घाघरा, ये ट्रिक बना के रखे थे। ठीक है, चलिए अब इसका कीजिएगा 1 और 2, ठीक ये 2 है, बी का 1 ये है। चलिए इसका इस इतना में आपको ये उत्तर मिल गया। फिर देखिएगा डी आपका डी का 3, ठीक है डी का 3 दे रहा है, सी का 3, सॉरी यहाँ पर यहाँ से चालू होगा सी का, अच्छा यहाँ पर है यार ये गलत ले लिया मैं, थोड़ा बैक करते हैं। ठीक 1 और 2 तो 2 यहाँ है, फिर 1 फिर 3 और 4, इस प्रकार ये बी का उत्तर होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन को ध्यान नहीं दिया मैं। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्त के अनुरूप भेजे गए। आपको पता होगा कि खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है किससे, जहांगीर से। तो जहांगीर से विद्रोह किसने किया, खुर्रम। तो जब जहांगीर ने इनके विद्रोह को दबाया तो उस विद्रोह को दबाने के बाद खुर्रम के 2 पुत्र को, ठीक है जहांगीर ने अपने दरबार में बुला के रखा, ठीक अमानत के तौर पे, ठीक है कि फिर में बाद में ये विद्रोह ना करे। ठीक है, तो वो 2 कौन है, दारा और औरंगजेब, ध्यान रखिएगा दारा शिकोह और औरंगजेब। ठीक है, खुर्रम के बारे में आगे और एक प्रश्न मिलेगा, इसके बारे में वहां और चर्चा कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच, ठीक है आपके महाराणा प्रताप और आपके अकबर। ध्यान रखिएगा महाराणा प्रताप अगेंस्ट अकबर। तो यहाँ प्रश्न ये है कि महाराणा प्रताप के साइड से सेना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, आपके पास है अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान और शक्ति सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक यहाँ सिंह बहुत कॉमन दिख रहा है, 3 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपका दिमाग यहीं जाएगा, अरे यार अमर सिंह हो सकता है, मान सिंह हो सकता है या शक्ति सिंह हो सकता है। ठीक, आपका दिमाग वहीं जाएगा। ठीक है, इसका सही विकल्प है हकीम खान। ध्यान रखिएगा हकीम खान। हकीम खान जो है महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति थे और सबसे पहली बार मतलब इनकी सेना की टुकड़ी आगे थी। ध्यान रखिएगा लीड कर रहे थे हकीम खान। क्लियर है, इस चीज को याद रखिएगा हकीम खान। अगला प्रश्न है मकबरों के बारे में। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल में है, इस चीज को पढ़ चुके हैं आप। हम लोग ये भी पढ़ा था कि बाबर की जब मृत्यु हुई कहाँ पर, आगरा में। तो सबसे पहले ठीक उसको वहीं दफनाया गया आराम बाग में, थोड़ा दिन वहां आराम किए। ठीक है, आराम बाग में, ठीक आराम बाग से फिर उनकी अस्थियों को, उनके चीज़ों को निकाल के फिर कहाँ पर ले गए, काबुल। फिर वहाँ पर उनको दफनाया गया और वहाँ पर उनका एक मकबरा बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक पहले आगरा के आराम बाग में, दूसरा काबुल में। चलिए शाहजादा खुसरो, ठीक है अभी जिसके बारे में पढ़ रहे थे। चलिए नूरजहां, ठीक और रबिया उद्दानी। रबिया उद्दानी कौन है, पहले इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, इसको बता रहा हूँ, ये है आपका, ठीक है इन्हीं के मकबरे को बीबी का मकबरा कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक क्या, बीबी का मकबरा। चलिए ये कहां पर है, औरंगाबाद में है। ध्यान रखिएगा औरंगाबाद में है। इसी को दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है, दक्कन का ताजमहल। इस चीज को समझ के रखिएगा, अर्थात ठीक है ये जो है एकदम इसकी जो आकृति है ताजमहल के समान है, परंतु उससे काफी छोटा है। ठीक है, मतलब मेन डिजाइन ताजमहल के जैसे है, इसीलिए इसका क्या कहते हैं, दक्कन का ताजमहल। ठीक है, नूरजहां को लाहौर में दफनाया गया था। ध्यान रखिएगा, और शहजादा खुसरो जो है इलाहाबाद। तो इस प्रकार आपका पहला 2 3 1 4। अब देखिए खोजिए कहाँ है 2 3 1 4, 2 3 1 4 पहला ही है, तो ये आपका उत्तर होगा 2 3 1 4। ठीक है, रबिया उद्दौनी, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बीबी का मकबरा कहलाता है, ताजमहल के समान दिखता है, इसीलिए इसको दक्कन का ताजमहल, क्योंकि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, दक्कन का क्षेत्र है, इसलिए दक्कन का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दिन ए इलाही धर्म को ग्रहण किया था। बीरबल, भगवान दास, मानसिंह और सुरजन राय। ठीक, तो सबसे पहले दिन ए इलाही के बारे में जान लेते हैं। दिन ए इलाही अकबर द्वारा वास्तव में एक नवीन धर्म के रूप में उसको लॉन्च करने वाले थे, परंतु उनके दरबारी ने इस चीज से मना किया। ठीक है, तो फिर उसमें थोड़े से सुधार करके उसको किए, ठीक लॉन्च। तो ये है क्या, ठीक
आपका दिन ए इलाही, ये जो है विभिन्न अलग अलग धर्मों के जो अच्छी चीज़ें हैं उसको मिला के किया गया, जिस प्रकार आपका अशोक ने किया था। तो ध्यान रखिएगा दिन ए इलाही जो है ठीक एक प्रकार का ये भी आचार संहिता है, ठीक है। और इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था, ठीक है, बीरबल। ध्यान रखिएगा कौन था? बीरबल। क्लियर है? बीरबल के बारे में बता दूं, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। बार बार पूछता है महेश दास, ठीक, ध्यान रखिएगा महेश दास, ठीक है। इनको कविराज भी कहते थे। क्या कहते थे भाई? कविराज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला ध्यान रखिएगा, राजकुमार दारा शिकोह ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? ठीक है, दारा शिकोह की रचना कौन है? तो उनकी रचना है मज्मा उल बहरीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है? मज्मा उल बहरीन। किसकी रचना है? दारा शिकोह की रचना है। और आपको बता दूं, ठीक है, ये जितने भी जहांगीर के पुत्र थे तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा योग्य, ठीक है, कौन था? दारा शिकोह था। ध्यान रखिएगा, ठीक। दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, फिर शाह शुजा, फिर इस प्रकार के कई इनके भाई थे। तो इसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा, ठीक, कौन था? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने, ठीक है, उपनिषद का अनुवाद किया था। ध्यान रखिएगा एक और चीज है, दारा शिकोह ने उपनिषद इसका अनुवाद किया था और उसका नाम दिया था सिर ए अकबर। ध्यान रखिएगा, सिर ए अकबर। इस चीज को भी आप रिमेंबर कर लीजिए। सिर ए अकबर किसकी पुस्तक है? ये भी पुस्तक है किसके? दारा शिकोह की। क्या है इसमें? ये एक्चुअल में उपनिषद का अनुवाद है। ठीक है, मज्म उल बहरीन इनकी मूल पुस्तक है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, निम्न चार पुस्तक है इसमें से, ठीक है, कौन सा पुस्तक को महिला द्वारा लिखी गई है? ठीक है, पहला अकबरनामा, ठीक, बाबरनामा, बादशाहनामा और हुमायूं नामा। एक एक करके देखते हैं। अकबरनामा तो फिर अबुल फजल का है, ठीक, अकबरनामा, ठीक, ध्यान रखिएगा। बाबरनामा खुद बाबर का है, ठीक, और इसका अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी। चलिए ये हो गया। ध्यान रखिएगा हुमायूं नामा जो है, ठीक है, ये है हुमायूं की बहन द्वारा लिखा गया पुस्तक, गुलबदन बेगम। कौन भाई? गुलबदन बेगम, ठीक। तो ये पुस्तक है आपका, ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा महिला द्वारा लिखा गया। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल। क्लियर है? ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्कन में निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जीता था? ठीक है, तो किन दो राज्यों को जीता था? तो बड़ा सिंपल है, दक्कन में इसने, ठीक है, आपके बीदर और बीजापुर को जीता था, या बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीता था, या गोलकुंडा एवं अहमदनगर को जीता था, या अहमदनगर एवं बीजापुर को जीता था। ठीक है, इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, ठीक, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह द्वितीय। उस समय कौन थे? आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, आपका 1686 में, एक्चुअली ये युद्ध 1686 में, ठीक है, बीजापुर को 1686 में जीते थे और 1687 में गोलकुंडा को जीते थे। ठीक है, 1687 में गोलकुंडा। और यहां के शासक थे अबुल हसन। ध्यान रखिएगा, इन दो फैक्ट को याद रखिएगा कि आपके दक्कन को जीतने वाला कौन सा शासक था? ठीक है, तो दक्कन को जीतने वाला हमारा शासक था पहला, तो ठीक है, औरंगजेब को जानिएगा। ठीक है, औरंगजेब ने दक्कन के किन क्षेत्रों को जीता था? तो औरंगजेब ने दक्कन के दो क्षेत्र बीजापुर और गोलकुंडा को जीता था। कब जीता था? 1686 1687। आदिल शाह द्वितीय जो है बीजापुर के शासक थे और गोलकुंडा के शासक थे अबुल हसन। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवा दी थी? ध्यान रखिएगा, इतिहास में दो सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा कर दी जाती है, ये पता है। ठीक, तो इसी में से आपको ये बताना है कि, ठीक है, अर्जुन देव की हत्या, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु की हत्या करवा दी गई थी? तो ये है हमारे गुरु तेग बहादुर। ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर। अर्जुन देव की बात आएगी तो अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने। ध्यान रखिएगा, जहांगीर।
ठीक है, 3 जगह आएगा आपको। ठीक है, आपके सिख गुरु और आपके मुगल शासकों का नाम 3 जगह आएगा। पहला है तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा कराई गई। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है जहांगीर द्वारा कराई गई। क्यों? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुर्रम को सहयोग किया था। जब खुर्रम ने विद्रोह किया था तो उसको शरण किसने दिया था? अर्जुन देव ने। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक, जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। एक और शासक है अकबर, ध्यान रखिएगा, अकबर। ठीक, गुरु रामदास, इस चीज को ध्यान रखिएगा, गुरु रामदास, लेकिन हत्या नहीं कराया था भाई। यहां पर ध्यान रखिएगा, 100 बीघा जमीन गुरु रामदास को अकबर ने प्रदान किया था। इस चीज को हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहीं पर दूसरा काम यहां हो गया, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी और जहांगीर ने अर्जुन देव का। ठीक, तो 3 संबंध है, एक आपका पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, ठीक, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या कर ली? क्या कर रहा था भाई जहांगीर? ठीक है, आत्महत्या कर ली उनकी पत्नियों में से, तो कौन थी? ठीक है, तो इनका सही उत्तर है मानबाई। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर कौन होगा? इसका सही उत्तर है शाह बेगम अर्थात मानबाई। ध्यान रखिएगा, मूल नाम मानबाई है, मानबाई को शाह बेगम के नाम से जानते थे। और ये आत्महत्या क्यों की? क्योंकि जहांगीर जो है काफी शराब पीता था और उसकी शराब की आदत के वजह से, ठीक है, मानबाई ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। चलिए, उस समय भी इस प्रकार की चीजें होती थी। चलिए अब अगला देख लेते हैं। विलियम हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में उपस्थित हुए, ठीक, और उसने जहांगीर से वार्तालाप किस भाषा में किया? ये प्रश्न एक्चुअली में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो विलियम हॉकिंस है ये फारसी भाषा के ज्ञाता थे। किस भाषा के ज्ञाता थे? फारसी। कई सारे पुस्तक में आपको तुर्की मिलेगा जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। फारसी भाषा के ज्ञाता थे और फारसी भाषा में वार्तालाप किए थे। ठीक है, इसलिए ठीक है, किसने? जहांगीर ने। ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने आपके इसको क्या नाम है, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि ध्यान दिया। इंग्लिश खान, इंग्लिश खां की उपाधि ध्यान दिया। ये भी पूछा जाता है। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से विभूषित किया। क्लियर है? चलिए, फारसी भाषा का ज्ञाता था, फारसी भाषा में बात हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार क्या थे? ठीक, इससे क्या मतलब है? ध्यान रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि देखिए, जो सूबेदार होते थे ना, सूबेदारी प्रणाली या जमींदारी प्रणाली, उसी टाइप का है। मनसब अर्थात अलग अलग क्षेत्र होते थे। ठीक है, एक एक मनसब दे दिया जाता था, 10 से 10,000 तक मनसब का उल्लेख आता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ठीक है, मनसब के पद एवं उसके सैनिक दायित्व से इनका मतलब है। ठीक है, अर्थात मनसब का जब पद दिया जाता था, ठीक, तो उनको उस जितना बड़ा मनसब दिया जाता था उतना उनको सैनिक रखा जाता था। ध्यान रखिए, रखना होता था, जो कि ठीक जरूरत पड़ने पर साम्राज्य अर्थात शासक को सपोर्ट करती थी। ठीक, क्षेत्र में देखिएगा, मनसब प्रदान कर दिया, जैसे आपको मान लीजिए एक विशेष क्षेत्र दे दिया गया और उस क्षेत्र का मनसब आपको दिया गया, अर्थात आप एक निश्चित सेना के साथ आप रहेंगे। ठीक है, आपको एक सेना रखनी पड़ेगी उसके बदले में। तो ध्यान रखिएगा, जात और सवार वही है। जात का मतलब मनसब हो गया, सवार का मतलब, ठीक है, घोड़सवारी सैनिक की बात हो रही है। ठीक, उतना सेना आपको रखना पड़ता था। ठीक, अब जब कभी भी शासक को अर्थात राजा को जरूरत पड़ती थी तो उसी की मदद से अर्थात यही सैनिक उसके सैनिक बन के कार्य करते थे। क्लियर है? जात एवं सवार, ठीक, अर्थात मनसबदारी में पद और सैनिक के दायित्वों का निर्वहन किया जाता था इसी के आधार पे। चलिए अब अगला देख लेते हैं। शासक बनने के बाद 12 आदेश जारी करने वाला मुगल शासक कौन था? 12 आदेश। ठीक है, और उन 12 आदेश को दस्तूर उल अमल के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया भाई? उन 12 आदेश को दस्तूर उल अमल, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये किसके द्वारा जारी किया गया था? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर आपके समझ लीजिए सबसे न्यायप्रिय शासक था। हम इसमें पढ़ चुके हैं कि इसने सोने की जंजीर अपने जो किला था, ठीक है, उसके शाह बुर्ज से लेकर यमुना नदी के तट तक बनवाया था। और कोई भी व्यक्ति जिसको न्याय की आवश्यकता होती थी वो इस जंजीर को खींचता, ठीक, बेल बजता अर्थात, ठीक, वो घंटी बजता और शासक बाहर आता, राजा बाहर आता और उसकी बात को सुनता था। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, इसी तरह इसने 12 आदेश जारी किए थे, ठीक है, और उसी 12 आदेश को दस्तूर उल अमल कहा गया है, ठीक है। ये किसने जारी किया था? तो ये जारी किया था आपके जहांगीर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की, वास्तव में मिल भी गया था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है सर टॉमस रो, ठीक, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सर टॉमस रो, ठीक है, क्लियर है। तो सर टॉमस रो को अंग्रेज के दरबार में ये आपके अशोक के दरबार में आया था ये, और इसको सूरत में अर्थात गुजरात में इसको अनुमति मिली व्यापार करने की, ठीक है, फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक, फैक्ट को याद रख लीजिए आप। अगला ध्यान रखिएगा, दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका मतलब दिल्ली के अलावा भी कहीं मोती मस्जिद है, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली का मोती मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली का मोती मस्जिद लाल किले के अंदर में है, और बहुत बड़ा भवन नहीं है, ठीक, वो बहुत छोटा सा भवन है, ठीक है, और उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, ठीक, किसने करवाया था भाई? औरंगजेब में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, औरंगजेब। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने कराया। कहां पर कराया? तो लाल किले के प्रांगण के अंदर में कराया, ठीक है। चलिए, दिल्ली गए होंगे घूमने तो देखे होंगे, दिल्ली जाएंगे तो क्या घूमते हैं? सिटी के बजाय सबसे पहले इन्हीं पुराने चीजों को घूमते हैं, ठीक है, पुरानी चीजें मतलब पुराने खंडहर महल, ठीक, पुराना किला क्या है देखे होंगे, पूरा मतलब एक्चुअली में प्रोटेक्टेड है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर बहुत कम चीज़ें बची है। लाल किला में काफ़ी हद तक बहुत अच्छे चीज़ें बची हुई है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं हुआ, लेकिन पुराना किला वास्तव में पुराना किला हो गया है। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ध्यान रखिएगा, बीरबल की जो मृत्यु है, ठीक, वो यूसुफ जाइयों के विद्रोह अर्थात जो उन्होंने विद्रोह किया था उस विद्रोह को दबाने के लिए जब ये गए थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। इस चीज को हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, तो ये है यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, और इसी के दौरान इसी युद्ध में, ठीक है, बीरबल की मृत्यु हो गई। चलिए, ये हो गया हमारे बीरबल कविराज। अगला ध्यान रखिएगा, किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सीअस्पा जोड़ा था? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है ये प्रमुख रूप से प्रारंभ हुआ था अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय, ठीक है। इसके समझिए भूराजस्व से संबंधित आपका मनसबदारी एक्चुअली सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। इसमें दुअस्पा और सीअस्पा का कंसेप्ट जहांगीर ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? जहांगीर ने। ध्यान रखिएगा, दुअस्पा और सीअस्पा की बात जैसे आएगी, ठीक, तो आप जहांगीर का नाम लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न अर्थात लास्ट प्रश्न, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था अबुल फजल, दरबारी इतिहासकार, ठीक। अकबरनामा इसी की चर्चा है, ध्यान रखिएगा, आईने अकबर इसी की चर्चा है, ठीक है, इसी की लिखी हुई पुस्तक है अकबरनामा और आईने अकबर। किसने लिखा है? अबुल फजल। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार आज के हमारे 20 प्रश्न हुए, ठीक है। आपको मैं शुरू में कहना भूल गया कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन से संबंधित प्लेलिस्ट को देखना है तो आई बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट, और इससे पहले के वीडियो के लिए प्रीवियस बटन को आप क्लिक करेंगे। और एक विशेष चीज़, ठीक, जो आपको करना ही करना है वो है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली इसी तरीके से आपको चैप्टर के साथ साथ MCQs दोनों मिलेगा, ठीक है। पढ़िए और क्या है, ठीक, 40-50 मिनट वहाँ, 40 मिनट यहाँ, 1.5 घंटे में आपको, ठीक है, एक अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करके दिया जा रहा है। अगर इन चीज़ों को बार बार आप अभ्यास करके जाएंगे, ठीक है, तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में फ़ायदा होगा। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें के अलावा कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको सामान्यतः पुस्तक में आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे तथ्यों को, सामान्य और विशेष तथ्यों को संकलित करके इस कोर्स को अपन लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा आपको निश्चित रूप से होगा। चलिए, ठीक है, चलिए, इतना ही है, ठीक, आज की वीडियो में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।